जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पे बैक पीरियड के मुतालिक पढ़ा था। उसके मुतालिक थोड़ा सा अब आज थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, एक रिकैप करते हैं मुख्तसर सा, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखें, पे बैक पीरियड हमने पढ़ा था कि वो अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि जो किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ फर्म टू रिकवर इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। जो किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड पे बैक पीरियड। ठीक है, इससे हमने डिसीजन क्राइटेरिया पढ़े थे और इसकी हमने 2 या 3 प्रोज एंड कॉन्स पढ़े थे, सॉरी इसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे। ठीक है जी, आज हम शुरू करेंगे एनपीवी टेक्निक, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक क्या है ये आपने यकीनन पहले पढ़ा होगा, लेकिन इस कोर्स का पार्ट चुके हैं तो लिहाजा हम इसको तफसीलन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखें, बात यह है कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर, चले मैं आपको एक से एग्जांपल देता हूँ कि देखें, मिसाल के तौर के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है मिसाल के तौर पे $10,000। ठीक है, और उसका जो पीरियड है वो ड्यूरेशन कितना है, वो है 5 ईयर्स। ठीक है, और उसके से जो कैश इनफ्लोज होंगे टोटल 5 साल तक। ठीक है, 5 साल में जितने भी कैश इनफ्लोज होते रहेंगे उनका टोटल सम बनता है, बल्कि आप यूँ कर लें, सम ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज, वो बनता है $12,000। ठीक है, अब आप एक नॉर्मल और एक कॉमन सेंस से अगर आप सोचें कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं $10,000 और आपको 5 साल बाद मिल रहे हैं उससे $12,000, तो अपीयरेंटली दिस अरेंजमेंट लुक्स फाइन। ठीक है, ये सही नज़र आता है और जहन में आता है कि भाई ये तो अच्छी बात है कि $10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, $12,000 रिटर्न मिल रहा है टोटल कैश इनफ्लोज का। तो इसका मतलब ये है कि $2,000 ऊपर ही मिल रहे हैं उस प्रोजेक्ट के। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो रही है $10,000 और उसके बाद $2,000 ऊपर भी इजाफी पैसे मिल रहे हैं, जो कि प्रॉफिट आप कह लें या अर्निंग कह लें, सेविंग कह लें, ठीक है, कुछ भी कह लें। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये बज़ाहिर नज़र आता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अवेल कर लेनी चाहिए। लेकिन हमने यही पढ़ा था ड्रॉबैक पे बैक पीरियड के अंदर कि पे बैक पीरियड डज़ नॉट अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। भाई बात यह है कि 5 साल बाद जो पैसा मिल रहा है, वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू भी तो, कदर भी तो कम हो चुकी होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ये करते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये करें कि जो पूरे 5 साल में जब जब ये कैश इनफ्लोज मिलते हैं पूरे 5 सालों में, उन 5 सालों में कैश इनफ्लोज जो मिल रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करें, पता तो चले कि, क्योंकि देखें इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आप आज कर रहे हैं ना, टाइम ज़ीरो पे। ठीक है, टाइम ज़ीरो पे कर रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ आपको पहले साल, दूसरे साल, फिर 2 साल 6 महीने बाद, फिर 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, 3.5 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद आपको वक्फे वक्फे से कैश इनफ्लोज मिलते जा रहे हैं। तो जब भी आपको जो कैश इनफ्लो मिल रहा है उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू मालूम करें हर कैश इनफ्लो की, और जितनी भी प्रेजेंट वैल्यूज़ आ जाएँ आपके पास तमाम कैश इनफ्लोज की, उन तमाम को आप जमा करें और फिर देखें कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज इज़ ग्रेटर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट और लेस देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब असल बात यह है देखने वाली। ठीक है, तब आपको पता चलेगा ना। आपने तो सिर्फ सम ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज कर लिया, लेकिन अभी आपने उनकी प्रेजेंट वैल्यू सम ऑफ द, देखें, प्रेजेंट वैल्यू ये नहीं मालूम की अभी आपने। ठीक है, सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज नहीं मालूम की। ठीक है, तो
अभी तो आपने सिर्फ सम ऑफ द टोटल कैश इनफ्लोज मालूम किया है कि 5 सालों में जितने कैश इनफ्लोज आपको आते रहेंगे उन तमाम को आप जमा करेंगे तो आपके पास $12,000 आ जाएंगे। लेकिन आपको अगर मैं ये कहूँ कि आप ये देखें, ये देखना चाहिए, बल्कि यूँ यूँ हम कहें कि ये देखना चाहिए कि जो हमें पूरे 5 सालों में जिस जिस वक्त भी जो भी कैश इनफ्लो मिल रहा है उसकी उस टाइम पीरियड से लेकर आज तक हम डिस्काउंटिंग कर लें। आपको याद है ना कि डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब देखें वो जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है उनको समझ, उनका यूज़। तो लिहाजा वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप ये चैप्टर्स कर पाएंगे। इसलिए मैंने दानिस्ता वो बहुत बेसिक्स थे लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया आपको क्योंकि मुझे पता था उनका यूज़ आ गया हैगा। अब आप देखिएगा इस चैप्टर के अंदर हमेशा पूरे इस चैप्टर के अंदर ना हम वही प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, ये सब चीज़ें पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप ये करें कि उन तमाम फ्यूचर कैश इनफ्लोज़ की जो कैश इनफ्लो हो रहे हैं कंपनी को, उनकी प्रेजेंट वैल्यू आप मालूम करें और उसका सम करें तो हो सकता है कि वो सम जो आए वो $9,000 आ जाए। पता चला कि फ्यूचर में जो असल में $12,000 हमें मिल रहे हैं आज उनकी वैल्यू $9,000 के बराबर है। ठीक है, तो आज आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? $10,000। और आपको जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसकी आज वैल्यू कितनी बनती है? $9,000। तो इज़ इट अ रैशनल डिसीजन? ऑब्वियसली नो, कोई भी नहीं कहेगा कि यार ये एक रैशनल डिसीजन है कि आपको जो पैसा मिल रहा है ये बिल्कुल, ये वही बात हो गई कि मिसाल के तौर के ऊपर किसी ने कर्ज़ा लिया था अपने किसी दोस्त से, ठीक है, सन 1980 में। अब 1980 के अंदर 1,000 रुपये की कितनी वैल्यू होती होगी आप समझ सकते हैं। ठीक है, और आज अगर वो आके उसे 40 साल बाद उसे वापस लौटाता है ये कह के कि भाई मैंने तुमसे जितना पैसा लिया था, तो अब वो जो उसे 1,000 रुपये वापस लौटाएगा तो उसके लिए तो आज के 1,000 रुपये की वैल्यू वो होगी नहीं कि जो सन 80 में थी। ठीक है ना, तो ये वही वाली बात है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जब भी हम करते हैं तो हम देखते हैं कि जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज मिलेंगे कंपनी उनका एक अंदाज़ा लगाती है और अंदाज़ा लगाने के बाद उन फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मालूम की जाती है। प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के बाद उसको कंपेयर किया जाता है कि अब ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे ये 9 के बजाय 11,000 होते तो फिर हम कहते कि हाँ भी ठीक है, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि $1,000 फिर भी ज़्यादा है $10,000 से, तो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ये हमें कब पता चलेगा? जब हम फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने आपसे ये कहा कि हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कब कर लेना चाहिए? हमें उस वक्त कर लेना चाहिए कि इफ़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज इज़ ग्रेटर दैन इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज इज ग्रेटर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो अगर वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज ज़्यादा है किससे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने क्या देखा है, इसके अंदर हमने यहाँ पर अगर आप आएँ तो देखें हम नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी बिल्कुल यही काम कर रहे होते हैं। समझ लें कि मैंने आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू पूरी पढ़ा दी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हमने पढ़ी क्या देखें कि इसके अंदर आप CF से मुराद इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एट ज़ीरो से मुराद टाइम ज़ीरो। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपके लिए विजिबिलिटी आसान हो जाए। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, देखें मैंने इसको जूम कर दिया है, जूम इन। तो अब देखें ये कैश फ्लोज जो हैं बेसिकली CF से मुराद है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट टाइम ज़ीरो। अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे रख दें और जितने भी ये बेसिकली क्या है, ये असल में एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का फार्मूला है। किसी भी फ्यूचर में मिलने वाली अमाउंट का जो प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं ये उसका फार्मूला है। अगर आप उसी नोट्स में जाएं और जाकर देखें तो आपको ये फार्मूला नज़र आएगा। सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ CF के बजाय उन नोट्स में क्या लिखा होगा PPT की स्लाइड्स में फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं आप ऊपर रखें और 1 + R की पावर T करें तो आपके पास
उस कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, सम से क्या मुराद है कि जितने भी समेशन किसे कहते हैं, सम को, तो यानी फ्यूचर में जितने भी कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं उन तमाम की प्रेजेंट वैल्यू उसका सम ले लिया आपने, उनका आपने सम ले लिया, उन सबको जमा किया। जमा करने के बाद आपने उसमें से माइनस किया अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और अगर आता है आपके पास आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो, तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें, जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ और फ्यूचर कैश फ्लोज कितनी थी, 11,000, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 11,000 माइनस, यहाँ पे देखें ये $10,000, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई फार्मूले के हिसाब से। तो आंसर देखें, आंसर आता है $1,000। ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब यह है कि हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिकवरी हो रही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कवर हो रही है और उससे ऊपर ओवर एंड अबव अमाउंट हमें मिल रही है $1,000। तो लिहाजा हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देख लें यहाँ पे, ये फार्मूला मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया। अब इसका डिसीजन क्राइटेरिया आप पढ़ लें। डिसीजन क्राइटेरिया क्या है कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हो, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो से कम हो, ज़ीरो से कम का क्या मतलब है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं हो रही, तो लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे आंसर फिर माइनस में आ जाएगा। जैसे कि इस सिनेरियो में 12,000 वाले सिनेरियो में, ठीक है, सॉरी 9,000 जब मैंने यहाँ लिखा था तो -1,000 आ रहा था, तो आंसर जो है वो माइनस में आ गया। तो इट इज़ कॉल्ड, इफ द NPV क्या हो जाएगी, वो माइनस में आ जाएगी, आंसर उसका माइनस में आएगा। तो ऑब्वियसली माइनस का मतलब क्या है, लेस देन ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली इस बेस के ऊपर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। टेक्निक भी पढ़ ली, फार्मूला भी देख लिया और उसका डिसीजन क्राइटेरिया भी हमने देख लिया। अब हम जो है ना इसकी वो देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। देखें वही एग्जांपल जो मैंने आपको शुरू में पिछली जो वीडियो में बताई थी कि एक बेनेट कंपनी है, उसका डाटा लेकर ये पूरे तमाम टेक्निक्स जो है ना वो उसी लिहाज से ये उसी एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करेगा किताब वाला। तो देखें उससे ना बेनेट कंपनी के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अल्टरनेटिव जो दिए हुए थे ना, दो प्रोजेक्ट्स थे A और B। प्रोजेक्ट A के अंदर जो है वो एन्युटीज़ आ रही थी 14,000 की, प्रोजेक्ट B जो है वो उसके अंदर मिक्स स्ट्रीम थी, कभी 10,000, फिर 12,000, 28,000 एंड सो ऑन। तो आप देखें कि अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर क्या किया गया है कि 42,000 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इसकी है 45,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बी की, ठीक है। चलें प्रोजेक्ट ए को पहले देख लेते हैं। प्रोजेक्ट ए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 42,000, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप फ्यूचर कैश इनफ्लो सबको जमा करें तो वो कितने आते हैं, 14,000, 1 2 3 4 5 सालों तक 14,000 ही उसको मिल रहा है, तो 17,000 बनता है, ठीक है, 17,000 बनता है। लेकिन अगर 10% के लिहाज से आप इसे डिस्काउंट करें तो तमाम को कि जो ये जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं जो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पाँचवें साल में मिल रहे हैं, इसकी हर पॉइंट के ऊपर हर कैश इनफ्लो की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें और सबको जमा करें तो वो कितनी बनती है, प्रेजेंट वैल्यू 53,071 रुपये, यानी $71, ठीक है। अब देखें 70,000 नहीं बल्कि $53,071, और 42,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उससे अगर आप इसे माइनस करें तो कितना आंसर आ जाता है, 11,071, ठीक है। तो NPV जो है वो ग्रेटर देन 1 है और 11,000 है, ग्रेटर देन ज़ीरो है और है भी $11,071, तो लिहाजा ये प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 45,000। इन सबको सम करें आप तो जवाब और आएगा, और देखें हर साल पे जो है वो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाली गई है। 28,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, 25,455, 12,000 की निकाल ली, 9,917 एंड सो ऑन, हर एक की निकाल ली प्रेजेंट वैल्यू। और उन तमाम फ्यूचर कैश इनफ्लोज की अलग अलग निकाली गई प्रेजेंट वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज। उन सबको आप जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा $10,924, ठीक है।
सॉरी, इन सबको जब सबको जमा कर रहे हैं, सबको जमा करने के बाद जब आप 45,000 में से आप जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा एनपीवी का, जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो आपको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप दोनों प्रोजेक्ट्स को देखें, कंपेयर करें, तो दोनों प्रोजेक्ट में एनपीवी इसकी ज़्यादा है, तो कंपनी को रैशनल डिसीजन लेते हुए प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी एनपीवी ज़्यादा है। जिसकी एनपीवी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रीफरेबल है। अच्छा, अब देखें ये क्या किया गया है, 25, चलें हम एक काम करते हैं, इसको जमा करते हैं, 25,455 जमा 99,17 जमा 75,13 जमा 6830 प्लस 6209 तो ये हो गया 55,924। तो 55,924 जो आंसर है वो बेसिकली क्या है, 55,924 देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है बेसिकली, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, फ्यूचर में मिलने वाले तमाम कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज़ का टोटल सम 55,924। तो 45,000 में से 55,924 जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया। तो देखें ये आंसर जो है ग्रेटर देन 0 है, तो दिस प्रोजेक्ट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल बट नॉट इक्वली एक्सेप्टेबल as project A, because NPV of project A is greater than the NPV of project B, so project A should be preferred on project B। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बताया हुआ है कि आप NPV कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर होना चाहिए। फाइनेंशियल कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप रहने दें। फाइनेंशियल कैलकुलेटर अलग से होते हैं, ये आम जो KCO वगैरह के होते हैं ये वाले यूज़ नहीं होते फाइनेंशियल कैलकुलेटर, उसमें फाइनेंशियल कीज़ होती हैं, और फाइनेंशियल कैलकुलेटर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है आम साइंटिफिक कैलकुलेटर से। ये जो हमारे पास होते हैं ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं। ठीक है। एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करना है उसका भी फार्मूला सारा बताया हुआ है, अगर आपने कंप्यूटर में एक्सेल में प्रैक्टिस करनी हो तो ये वाला दिया फार्मूला। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि एनपीवी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बेसिकली एक तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि एनपीवी वाले फार्मूले की अल्ट्रेशन है, अमेंडमेंट है। असल में देखें एनपीवी वाले फार्मूले में हम कैश इनफ्लोज को जो है वो माइनस कर रहे होते थे, यहाँ पर माइनस CFO लिखा होता था, यहाँ पे इस जगह पे ये जो है ना फार्मूला, इसके बाद आगे लिखा होता है माइनस और CFO। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें माइनस CFO। ठीक है। तो अब ये जो प्रॉफिटेबल इंडेक्स है बेसिकली ये एक रेशो के अंदर कैलकुलेट करते हैं आप एनपीवी को। रेशो के अंदर से क्या मुराद है कि आप सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज को ऊपर रखें और नीचे डिवाइड कर दें इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। तो आंसर जो है वो अगर 1 से ग्रेटर होगा तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, और आंसर अगर 1 से कम होगा तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो देखें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अब वैसे भी देखें अगर मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट हम कब करते हैं, जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो ज़्यादा हो और किसकी निस्बत, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की निस्बत। तो ज़्यादा होगा मतलब यह है कि ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो। ठीक है। न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो। तो देख लें आप, न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा जब होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली आंसर ग्रेटर देन 1 होगा। तो देख लें यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ पुट करें आप जो पिछले सवाल में निकाली हैं तो 1.26 और 1.24 आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे वट एवर द मेथड यू यूज़ आइदर एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यू विल रीच ऑन द सेम कंक्लूजन, आपका जवाब एक ही होगा। मिसाल के तौर पे देखें वहाँ पे जैसे दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी ग्रेटर देन 0 आ रही थी, यहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दोनों का ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। एनपी वाले प्रोजेक्ट में हमने कहा था कि प्रोजेक्ट ए को हम प्रीफर करेंगे प्रोजेक्ट बी पर। ठीक है, क्योंकि उसकी एनपीवी ग्रेटर देन है 11,071 और इसकी कितनी थी 10,924। तो देखें एनपीवी इसकी ए की ज़्यादा थी तो हमने कहा था प्रोजेक्ट ए शुड बी प्रीफर्ड ऑन बी। तो इसी तरह यहाँ पे भी देखें प्रोजेक्ट ए की जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है प्रोजेक्ट बी की निस्बत, तो लिहाजा प्रोजेक्ट ए शुड बी प्रीफर्ड ऑन प्रोजेक्ट बी। तो आंसर दोनों का सेम से मुराद ये है कि आपके पास कंक्लूजन आपके पास एक ही निकलेगा, चाहे आप मेथड कोई भी यूज़ कर लें। एनपीवी एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडिड छोड़ दें आप, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, टेक्निकल चीज़ें। हम आते हैं असल में अपने एक टॉपिक की तरफ जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। ठीक है।
अच्छा देखें IRR बेसिकली है क्या, यहाँ पे देखें नाम से क्या जाहिर है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बेसिकली ये एक रेट है, ठीक है। रेट का क्या मतलब है कि यानी कोई ना कोई परसेंटेज अमाउंट है, परसेंटेज फिगर है जो आपने मालूम करनी होती है। IRR जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये कोई रेट है, 5%, 10%, 20%, कोई ना कोई परसेंटेज वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू होती है, ये वो वैल्यू होती है कि जिसके मुतालिक यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द डिस्काउंटेड रेट दैट इक्वेट्स द NPV ऑफ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद ज़ीरो, कि जिसकी वजह से तमाम इसकी वजह से ये वो रेट होता है जिस रेट के ऊपर NPV हमारी इक्वल टू हो जाती है ज़ीरो पे। देखें NPV का फार्मूला क्या था, NPV का फार्मूला ये था ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इन कैश फ्लोज ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज बराबर हो जाए अमाउंट किसके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, यानी $12,000 माइनस $12,000, $10,000 माइनस $10,000, तो आंसर तो ज़ीरो आएगा ना। तो बेसिकली ये वो रेट होता है, आपने क्या IRR यूज़ करें, 1+R था ना यहाँ पे, तो इसने वो IRR लिख दिया। बेसिकली वो R जो है वो रेट होता है कि वो आप यूज़ करें कि जिस रेट को यूज़ करने से इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बराबर हो जाए ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज से। ये आप यूँ कह सकते हैं कि ये वो रेट होता है जिसको यूज़ करने से, जिस रेट के ऊपर डिस्काउंट करने से, किसको डिस्काउंट करने से, तमाम फ्यूचर कैश इनफ्लोज को की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते वक्त जो हम डिस्काउंट रेट यूज़ करते हैं R, वो R अगर आप यूज़ करेंगे तो वो R बेसिकली CFO को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इक्वेट्स कर देगा, बराबर कर देगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज। ये इसकी बेसिकली लॉजिक है। इसी की डेफिनेशन हो सकती है, इसकी एक तो डेफिनेशन ये हो सकती है कि ये वो रेट होता है जिस रेट के ऊपर आप फ्यूचर कैश इनफ्लोज को अगर आप डिस्काउंट करें, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, तो वो सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज बराबर हो जाएगा वो सम किसके, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि वो रेट होता है जिसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज और इनिशियल इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस ज़ीरो होता है। तो देखें ज़ीरो होता है, ठीक है। तो कोई भी आप किसी भी तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि अगर IRR आप ये यूज़ करें तो इस रेट के ऊपर तमाम फ्यूचर कैश इनफ्लोज की वैल्यू का सम बराबर हो जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। तो इसका मतलब यह है कि अब अगर इस रेट से आप कम रेट अगर आपको मिले तो आपके जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं वो ग्रेटर हो जाएंगे CFO के, क्योंकि जितना रेट ज़्यादा होता है उतना जो है वो ये वैल्यू कम हो जाएगी, जितना रेट कम होगा उतनी ये वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है कि इफ़ द IRR इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर IRR जो है वो ग्रेटर देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मुराद फ़िलहाल अब आप यहाँ पे ये समझ लें कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने मालूम नहीं की, वो असल में एक चैप्टर था पूरा, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन और मैथमेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और वो वैसे यूँ ऑनलाइन पढ़ाया भी नहीं जा सकता। तो बहरहाल आप फ़िलहाल ये समझ लें कि इस वक्त के लिए कि IRR बेसिकली वो रेट होता है जिस रेट के ऊपर फ्यूचर में मिलने वाले तमाम कैश इनफ्लोज को अगर आप डिस्काउंट करें, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करें उस रेट को यूज़ करके, तो उन तमाम फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज़ का सम बराबर हो जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। बस इतना काफ़ी है। अच्छा ये ना हम इसके न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि ये जो इसकी अब देखें जो IRR है कैसे मालूम करेंगे, ये पावर में आ रहा है, अब पहले पावर ख़त्म करनी पड़ेगी, इसके लिए पहले हम पूरा मैथमेटिकल आपको वर्क करना पड़ेगा जो कि आप नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको हम इसके लिए देखें, इन्होंने यहाँ पे भी जो सोल्यूशन दिया है ना, यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे उन्होंने बताया IRR कैसे कैलकुलेट करना है, तो उन्होंने कहा है कि आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज़ करें, ठीक है, या जो है वो फिर आप एक्सेल यूज़ करें, MS एक्सेल, ठीक है। तो अदरवाइज MS एक्सेल को यूज़ किए या सॉफ्टवेयर को यूज़ किए बगैर या फाइनेंशियल कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आप IRR नहीं निकाल सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन बहुत कम्प्लेक्स होती है। तो लिहाजा हम इसको कैलकुलेशन को रहने देते हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप समझ लें।
कॉन्सेप्ट की हद तक आपको यह पता होना चाहिए कि IRR बेसिकली होता क्या है और हम ये क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वक्त तक के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। तो देखें यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, वही वाली एग्जांपल बेनेट की, देखें इसने IRR में भी यूज़ की है। अब देखें ये IRR कैसे मालूम किया, सॉफ्टवेयर ने ये बताया कि अगर आप फ्यूचर कैश इनफ्लोज से क्या मुराद है, फ्यूचर कैश इनफ्लोज कितने हैं यहाँ पे 14,000 एंड सो ऑन, इन तमाम को अगर आप 19.9% पर डिस्काउंट करेंगे तो डिस्काउंट करने से इन तमाम की प्रेजेंट वैल्यूज़ का सम बराबर हो जाएगा 42,000 के। तो देखें वो आ गया, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, आप 19.9 यूज़ करें तो आपके पास इन तमाम की जो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगी तो वो 42,000 आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, तो अच्छा, अब आपको याद होगा कि पिछले सवाल के अंदर हमने क्या किया था, NPV वाले सवाल में इसको हमने डिस्काउंट किया था 8% से या पता नहीं कितने परसेंट से, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हम देख लेते हैं। देखें 10% से किया था, तो देखें 10% से किया था तो आंसर क्या आ रहा था 53,071। ठीक है, तो अभी हमने रेट बढ़ाया 10% से बढ़ा के 19.9 किया, तो देखें जैसे रेट बढ़ाएंगे आप वैसे ही वैल्यू जो है ना प्रेजेंट वैल्यूज ये कम हो जाएगी। सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी जैसे जैसे आप रेट बढ़ाते जाएंगे। देखें इसने रेट बढ़ाया है यहाँ पे, तो यहाँ पर रेट बढ़ाने की वजह से वैल्यू कम हो गई। तो इसका मतलब यह है कि हमें 19.9% से अगर रेट कम मिल रहा होगा तो हम इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास जो ये वैल्यू होगी ये बड़ी हो जाएगी। और ऑब्वियसली वो बड़ी होने का मतलब ये कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से आंसर ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो जाएगी और आपको प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा। तो ये बेसिकली एक थ्रेशोल्ड होता है, आप यूँ समझ लें कि इससे 19.9 से ज़्यादा अगर रेट मार्केट रेट पे डिस्काउंट करना पड़ा होगा आपको प्रेजेंट वैल्यूज़ मालूम करते हुए डिस्काउंटिंग के अंदर, तो आप उस प्रोजेक्ट को यूज़ नहीं करेंगे जिसके अंदर डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा। आप डिस्काउंट रेट हमेशा इससे कम वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और आप देख लें यहाँ पे 21.7% जो है 21.7% अगर आप यूज़ करेंगे तो 45,000 इनकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। सम प्रेजेंट वैल्यूज़ का सम कितना होगा 45,000, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी और NPV 0 हो जाएगी। देखें ये वो रेट है जिसने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज को इक्वेट कर दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, और इनका डिफरेंस क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इसकी वो थी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। ठीक है, आगे इस चैप्टर को छोड़ दीजिएगा, कंपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने मेन चीज़ें पढ़ ली। तो नेक्स्ट में हम ना इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि एक नया टॉपिक शुरू करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सपोजर क्या होता है, इसकी क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या मेथड होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब हम चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह इसमें। तो अभी फ़िलहाल इस लेक्चर तक के लिए इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार करें। जो क्वेश्चन हो आपका वो आप लिख लें, इंशाल्लाह लाइव सेशन के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।